बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे मुराद ये है कि जो सब्सटेंसेस हैं जिनके दरमियान इक्विलिब्रियम मौजूद हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब सॉलिड्स हैं, सारे सारे लिक्विड हैं, गैसेस हैं या मिक्स हैं। उस बेस पे फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और एक को हम नाम देते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया उसे हम कहते हैं कि जिसमें वो जितने भी सारे रिएक्टेंट्स हैं वो होमोजीनियसली मिक्स अप हुए हुए हों। ये ज़्यादातर अवेलेबल है आपका, यानी एक ही फेज वहाँ पे मौजूद है ना। तो एक फेज या तो गैसेस के हवाले से हो सकती है और या फिर मिसिबल लिक्विड्स के हवाले से हो सकती है कि वो सिंगल फेज बना रहे होते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और हेट्रोजीनियस तब होती है कि जब आपके पास दो मुख्त जैसे सॉलिड और गैस है, अब वो एक दूसरे में मिक्स अप तो नहीं होंगे ना। सॉलिड एक अलग फेज है और गैस जो है वो अलग फेज है, तो एक से ज्यादा फेजेस हैं आपस में इक्विलिब्रियम में वो हो सकते हैं, लेकिन फेजेस चूंकि डिफरेंट है। जैसे आपको याद होगा फेज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी हमने यही मुख्तलिफ जो सिस्टम डिस्कस किए थे, वन कंपोनेंट और टू कंपोनेंट सिस्टम। तो उसमें भी इसी तरह की चीजें हमारे सामने आई थी कि वहां पे किसी ग्राफ पे किसी फेज पे वो सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम है, कहीं लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम है, कहीं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, कहीं सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम है, कहीं इमिसिबल जो है वो लिक्विड्स हैं आपस में और वो इक्विलिब्रियम है। तो ये सारे जो हैं चूंकि नंबर ऑफ फेजेस इनकी एक से ज्यादा है, तो इस वजह से इनको हम सारा को हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का नाम देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की, तो फिर हेट्रोजीनियस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में हमारे पास पहले है गैस फेज रिएक्शन जो है ना। अच्छा, गैस फेज में फिर दो कैटेगरी, एक तो वो है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज ही नहीं होते ना, द रिएक्शन इनमें देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। और एक वो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। तो पहले उसने एग्जांपल ली है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं रिएक्शन विद नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के मोल्स बराबर आते हैं, सेम आते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे H2I2 मिलके 2HI बना रहे हैं। तो जब आपका टाइम जीरो, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस वक्त सपोज आपने H2 के A मोल लिए हैं, H2 के B मोल लिए हैं, और HI अभी चूंकि बने नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ टाइम जीरो पे ना। और जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो सपोज करें कि HI के X मोल बन चुके हैं, तो फिर इन दोनों के में से X और X मोल जो है वो माइनस हो जाएंगे, यानी A माइनस एक्स और ये B माइनस एक्स पीछे बच गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पढ़ते हैं ना, एक मोल H2 एक मोल I2 से मिलके दो मोल HI बना रहा है। उसी तरह X मोल A के H2 के X मोल B I2 के मिलके 2x मोल HI के बना रहे हैं। बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ही ना, बस जहाँ वो 1 1 और 2 था, यहाँ x और 2x हो गया। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे। तो ये A माइनस एक्स B माइनस एक्स हो गया और वहाँ 2x आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इन सारों को सम अप कर लें तो वो A प्लस B ही निकलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब Kc का एक्सप्रेशन इसके लिए आप लेंगे तो H2 की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बराबर होती है ना मोल ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल H2 के A माइनस एक्स है और वॉल्यूम इस पूरे का अगर V हो तो V से डिवाइड, इसी तरह I2 इसी तरह HI के मोल ओवर टोटल वॉल्यूम, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे Kc के एक्सप्रेशन में, तो आपके पास ये Kc का जो है वो इक्वेशन आ जाती है। अब इसके ऊपर ना MCQ के हवाले से पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन में आपको कोई वी नजर नहीं आ रहा ना, वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, वॉल्यूम का फैक्टर जो ऊपर था लेकिन वो कैंसिल होके यहाँ नहीं बचे। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का H2I2 वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो Kc है वो प्रेशर पे डिपेंड। अच्छा अच्छा, केसी तो हमने पहले ही बात की थी ना, वो तो वैसे ही सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, बाकी तो किसी फैक्टर पे वो डिपेंड कर ही नहीं रहा होता ना। बाकी किसी फैक्टर पे नहीं कर रहा होता, सिर्फ वो टी टेम्परेचर के ऊपर कर रहा होता है। अब प्रेशर के चेंज करने से हम कहते हैं कि सर एक्स जो है प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक होगा। तो यहाँ जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर थे, तो आपने कहा सर इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से कोई असर नहीं होगा, एक्स ने कोई चेंज नहीं होना।
ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि इसमें जो एक्स है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, एक्स की वैल्यू जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, यानी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो पी या वी से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसने एक नीचे लिखा है जुमला भी ये कि फैक्टर वॉल्यूम हैज कैंसल्ड सो चेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक न्यूज डज नॉट डिस्टर्ब द के सी वैल्यू। ये जुमला वैसे इसने लिखा, लेकिन असल में बात ये बनती के सी की वैल्यू को डिस्टर्ब सिर्फ कर सकता है तो टेम्परेचर कर सकता है, बाकी ये प्रेशर वॉल्यूम के सी को चेंज नहीं करते। वो एक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगली जो आएगा ना जिसमें वॉल्यूम का फैक्टर आ जाएगा तो फिर ये बात आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगी। दूसरा था जी केपी के लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिया था कि पी आई इज इक्वल टू एक्स आई और पी, तो मोल फ्रैक्शन हर एक का लेके पार्शियल प्रेशर के हिसाब से वो वैल्यूज पुट करें तो इसमें भी देखेंगे आप प्रेशर का फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो केपी जो है वो भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड, यानी जो एक्स की अमाउंट है वो प्रेशर के फैक्टर पे भी डिपेंड नहीं कर रही। ये भी एमसीक्यू के तौर पे आपने ध्यान में रखना। तीसरा था के एक्स, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आप वैल्यूज लेते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन एच टू है ना कि एच टू के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, वो हमने निकाले थे ना। एच टू के मोल तो ये थे ए माइनस एक्स, और टोटल मोल हमने निकाले ए जमा बी था। ठीक है, इसी रेशो से डिवाइड किया करके सबके आंसर निकालते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन भी है। तो तीनों एक्सप्रेशन आप देखें तो वो सेम ही आ रहे हैं, के पी का, के सी और के एक्स, तीनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही आ रहा है। सेम आने का मतलब ये है कि तीनों में वो चूंकि प्रेशर वॉल्यूम का फैक्टर तो माइनस हो गया, तो इसलिए पी के सी भी वही, प्रेशर भी वही, और न मोल फ्रैक्शन वाला सिलसिला भी वही रह गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये अगर कहता है अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है सी मोल्स ऑफ एच आई आर ऑलरेडी प्रेजेंट, एच आई के सी मोल पहले से ही प्रेजेंट हो, तो फिर आपका रेट एक्सप्रेशन इस तरह का बनेगा सी प्लस टू एक्स, यानी सी एच आई की जगह सी, पहले टू एक्स था ना, अब सी प्लस टू एक्स हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन नहीं उसकी जो बनेगी, और नीचे वैसे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता। एमसीक्यू के हवाले से पॉइंट्स ये आपने इसमें ध्यान में रखना है कि क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन में कि ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो, तो के पी के सी के एक्स में क्या रिलेशनशिप आएगा, वो किसके बराबर आते हैं। दूसरी एग्जांपल है इन विच नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, जैसे पीसीएल 5 की एग्जांपल है कि प्रोडक्ट के दो मोल है, रिएक्टेंट का एक मोल है, तो ए लिया, जीरो में जीरो जीरो, फिर एक्स एक्स मोल बनते हैं तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल मोल करेंगे तो ए प्लस एक्स टोटल मोल हमारे पास आ जाते हैं, सारों को इन तीनों को जमा कर लेंगे तो ए प्लस एक्स होगा। उसी तरह के सी निकालते हैं पहले, और अब इसने पहले यहाँ पे फाइंड किया ये मोल फ्रैक्शन, ये के सी निकाला है इसने कंसंट्रेशन लेके, तो ये फैक्टर बना। अब ये ना इसमें देखें वी मौजूद है, और अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो आप कहेंगे सर चूंकि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के कम है, तो जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, यानी ये रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करेगा, रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेगा और एक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जब मैं पी को बढ़ाऊंगा या वी को कम करूंगा तो एक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, यही मतलब है ना। पी बढ़ाएंगे तो ये वापस जाना है इसने, माने वॉल्यूम कम की तरफ जाना है ना, पी बढ़ा रहे हैं वी कम हो रहा है, और एक्स की अमाउंट ये जो वापस जाएगा तो फिर एक्स की अमाउंट भी कम हो जाएगी, यानी वी भी कम हो रहा है और एक्स भी कम हो रहा है। तो यहाँ अगर देखें आप, तो अब देखें ना, ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो के सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v और x आपस में आमने सामने आ जाएंगे, यानी एक दूसरे के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। तो ये वाला एमसीक्यू आपके पास आ गया कि इस रिएक्शन के लिए जब पीसीएल 5 वाला है, इसमें नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वॉल्यूम कम करेंगे तो वो कम हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा एमसीक्यू इसी तरह केपी के हिसाब से निकालते हैं वैल्यूज पुट करके, तो वो आपके पास ये प्रेशर के साथ आ रहा है। अब इसमें बता रहा है कि पी
एक्स के साथ लिखा हुआ ना, इधर नीचे इधर दूसरी साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब पी नीचे है और एक्स ऊपर है, तो एक दूसरे के इनवर्सली है, यानी पी को बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। वही बात हमने अभी की है यहाँ पे कि पी को बढ़ाएंगे तो इसने वापस चूंकि जाना है तो एक्स की वैल्यू कम हो जानी है। ठीक है, तो एक्स वी के तो डायरेक्टली हो गया। ठीक है जी, इस इक्वेशन के मुताबिक, और थ्योरेटिकली भी हमने बात की। इसी तरह जो एक्स आपका है वो पी के जो है वो इनवर्सली हो गया। अच्छा, ये मैं एक्स और वी का के सी की बात नहीं कर रहा, क्यों कि आप कहेंगे कि सर एक्स के सी हमने बात की थी कि वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज करने से उसने चेंज होना है, प्रेशर वॉल्यूम से उसने चेंज नहीं होना। तो ये तो कांस्टेंट है, तो अगर आप v को कम कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर फिर x भी कम होना चाहिए ताकि उन दोनों का जो आंसर है रेशो वहीं की वहीं रह जाए और के सी में फर्क ना पड़े। और अगर मैं v को बढ़ा रहा हूं तो x को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों का आंसर रेशो जो है वो वही की वही रह जाए और के सी में चेंज ना आए। यही बात यहाँ पे भी है, के पी के केस में भी ऐसे ही है कि प्रेशर को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो फिर एक्स उसके साथ ही पड़ा हुआ है, तो इसको आप कम करेंगे ना ताकि दोनों मल्टीप्लाई हो के आंसर वही का वही रह जाए और के पी में फर्क ना आए। और अगर पी को कम कर रहे हैं तो फिर एक्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई हो के आंसर वही का वही रहे और के पी में फर्क ना पड़े। इसी तरह के एक्स की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शंस की रेशियो ली तो ये मेरे पास के एक्स का रेशियो बन जाती है, आंसर आ जाता है। ठीक होगा। आगे इसने रिलेशनशिप भी लिखे हैं, मुख्तलिफ के पी और के सी का लिया है या दूसरे जो है, वो वैसे जरूरी नहीं है इतने। पेपर के हवाले से अगर सवाल आता है ना ये, तो आपको एक इक्वेशन देगा और कहेगा कि इसके डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मेंशन कर दें, उसके रिलेशनशिप बता दें, तो आप फिर उसमें सिर्फ ये के सी का एक्सप्रेशन निकाल के बता देंगे क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, के पी का बता देंगे, इस तरह के एक्स का बता देंगे, यहाँ तक काफी है। बाकी रिलेशनशिप वही है जो हम पीछे बात कर रहे हैं, तो दोबारा उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चाहे आप रिपीट ना करें। अब ये वाली बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाली अभी हमने कर ली कि वो एक्स जो है वो उसको प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स डिक्रीज हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर एडिंग एनी कंपोनेंट, वो बात हम शुरू में कर रहे थे पीछे लीचार्ट प्रिंसिपल पे, कि रेक्टेंट्स ऐड करेंगे या प्रोडक्ट को निकाल लेंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ऐड करेंगे या रेक्टेंट को निकाल लेंगे तो वो रिवर्स आएगा। ठीक है, अब इसने एक वर्ड लिखा, डिक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल5। रिएक्शन आपके पास ये था ना कि पीसीएल5 जो है वो डिकम्पोज होके डिसोसिएट, इसे बोलते हैं ना, डिकम्पोज होके पीसीएल3 और सीएल2 में जा रहा। तो जब जितना ये आगे जाएगा तो आप कहेंगे जी डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल5 बढ़ गई है, और अगर ये वापस आ रहा है तो आप कहेंगे जी डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल5 डिक्रीज कर गई है, कम हो गई है। ठीक हो गया, तो ये वर्ड उसने डिसोसिएशन का यूज किया, ये एमसीक्यू में ऐसा हो पॉइंट हो सकता है, एमसीक्यू है तो ये टर्म भी आपने जहन में रखनी। अच्छा, ये इसके अलावा आगे एक पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना बन जाता है, एक्सप्रेशन फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पीसीएल5, कि पीसीएल5 की डिसोसिएट तो हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज होके पीसीएल3 सीएल2 में जा रहा है, तो उसकी जो डिसोसिएट होने की सलाहियत है, डिग्री है, वो किसके बराबर है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि सपोज करें मैंने पीसीएल5 पहले 1 मोल लिया था, जब रिएक्शन नहीं हुआ तो 0 0, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो सपोज अल्फा अल्फा जो है ना वो ये प्रोडक्ट बने, यानी ये डिसोसिएट इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए हैं 1 में से, और वो डिसोसिएट होके अल्फा पीसीएल3 और अल्फा सीएल2 बना रहे, दोनों सेम क्यों है कि इधर देखें इसके भी 1 मोल है उसके भी 1 मोल है, दोनों के बराबर है, इसलिए नीचे भी ये अल्फा अल्फा बराबर आएगा, और ये कितना रह जाएगा, ये 1 - अल्फा पीछे बच जाएगा। अब केसी का एक्सप्रेशन आपके पास ये था, इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा ओवर वी, वी हो गया ना कंसंट्रेशन में बदलने के लिए उसको डिवाइड किया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आपके पास के सी इसके बराबर। टोटल नंबर ऑफ मोल सबको सम अप करें तो वो बनता है 1 + अल्फा। ठीक है, अब वहीं से अगर आप के पी निकालते निकाल, अब इसने तो यहाँ पे के सी का रिलेशनशिप लिया है ना उसके साथ, प्रेशर के साथ ना एक और अंदाज से लिया है, आप वो डायरेक्ट भी लेके आ सकते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसने लिखा कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो पी वी इज इक्वल टू 1 + अल्फा आर टी आ गया, तो वॉल्यूम किसके बराबर आया, 1 + अल्फा आर टी ओवर पी आके डिवाइड, ये जो वी की वैल्यू है
वो वी की वैल्यू यहाँ पे ये के सी के एक्सप्रेशन में वी मौजूद है, यहाँ पे वो वी वाली वैल्यू पुट कर दी है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसने यहाँ इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है, अल्फा स्केयर पी ओवर आर टी लिख लिया, वन माइनस अल्फा स्केयर को उसने इग्नोर कर दिया। क्यों? तो उसने कहा अल्फा जो है चूंकि वेरी वेरी स्मॉल है, और आपको याद होगा पीछे भी हमने बात की थी एक जगह वो सोल्यूशन वाले चैप्टर में, कि भाई जब एक आपका फैक्टर वेरी वेरी स्मॉल हो तो प्लस या माइनस जब वो हो रहा होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं कर सकते, प्लस या माइनस में कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हम कह रहे हैं बहुत छोटी है, स्केयर हो गई तो और छोटी हो गई, तो वन में से माइनस करेंगे तो आंसर बहुत इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसको हमने इग्नोर कर दिया कि ये वन ही है, तो अल्फा स्केयर पी ओवर आर टी ही रह गया, तो के सी इसके बराबर आ जाता है। यहाँ से अल्फा निकालें, अल्फा स्केयर एक तरफ कर लें, बाकी फैक्टर एक तरफ, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, अंडर रूट के साथ आ जाएगा। यहाँ से के सी तो आपको पता है कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो टी और पी आपके वेरिएबल है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो अल्फा प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे उतनी उसकी डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, यानी वो प्रोडक्ट की बजाय पीछे रेक्टेंट की तरह मूव करता जाएगा। ये हमने बात वो भी इक्वेशन दे के भी की थी कि प्रोडक्ट के मोल चूंकि ज्यादा है और रेक्टेंट के मोल कम है, इसलिए ये वापस जाएगा। ठीक हो गए। अच्छा, एक तरीका तो ये है अल्फा और पी का रिलेशनशिप निकालने का ना, कि पी वी से शुरू किया मैंने और के सी के अंदर वी की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि के पी बराबर होता है के सी इंटू आर टी के, और इसकी पावर यहाँ वन बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में पीसीएल फाइव के केस में प्रोडक्ट के दो मोल है और रेक्टेंट का एक है, तो टू माइनस वन करेंगे तो डेल्टा एन आपके पास वन आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू वन रख के तो आपके पास के सी इसके बराबर आ गया के पी ओवर आर टी के। ठीक हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू के सी फ्रॉम इक्वेशन वाई इन इक्वेशन थ्री आपके पास ये थी आर टी ओवर पी वाली ने, तो वहां पे के सी की वैल्यू पुट कर दें तो के सी की जगह के पी की शक्ल में रिलेशनशिप आ जाएगा। के पी कांस्टेंट होता है तो वो भी बता रहा है कि अल्फा और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, यानी के सी से भी ले सकते हैं, के पी से भी आप यही रिलेशनशिप डिराइव करके बता सकते हैं। लेकिन हम चूंकि रिलेशन बताना तो एक काफी है, ये नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, चाहे सिर्फ ऊपर वाला केसी के जरिए आपने जो बता दिया कि डिग्री, उसका सवाल यही होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है पीसीएल फाइव है उसका एक्सप्रेशन बताएं, उस पर प्रेशर का इफेक्ट बताएं। ठीक हो गया, तो या वॉल्यूम का इफेक्ट बताएं, तो वॉल्यूम का पूछे तो आपने इस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, निकाल के ले, है ना। और अगर वो प्रेशर का पूछे तो यहाँ पे प्रेशर का जो फैक्टर आ जाएगा आपके पास, तो वो वहां से यूज कर ले। वैसे ज्यादातर प्रेशर का ही इफेक्ट ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वो इसमें हमारे पास इजीली डिराइव भी हो जाता है और इसकी एक्सप्रेशन भी सिंपल है। इसमें देखें ना, वॉल्यूम के केस में अल्फा स्केयर है और वन माइनस अल्फा है। ठीक है, वहां भी हम कह सकते हैं अल्फा वेरी स्मॉल है तो इग्नोर कर दें, वन कर लें, और वी और के सी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर ओवर वी हो जाएगा। वी आप लेके आएंगे इधर तो अल्फा स्केयर और वी आमने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यानी अल्फा वी के बढ़ाने से अल्फा बढ़ जाएगा, वी के कम करने से अल्फा कम हो जाएगा, और प्रेशर का वो उल्ट बनता है। ठीक हो गया, जो यहाँ जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो अल्फा कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो अल्फा ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो वहां से वी का भी बता सकते हैं, प्रेशर का क्या है तो प्रेशर का इस सेंस में बता दें, ये नीचे दोबारा के पी को लेने की जरूरत नहीं है, वहीं तक हमारा बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरी चीज है इसी के हवाले से कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल फाइव आप बताएं फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट, डेंसिटी की मेजरमेंट से बताएं। ठीक हो गया, उसमें फिर हम बात करते हैं डेंसिटी के हवाले से कि जनाब ये पीसीएल फाइव है, एसोसिएट हो के पीसीएल थ्री और सीएल टू में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेंसिटी के लिए हम कहते हैं, सपोज करें जैसे लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पीसीएल फाइव की मैंने ए मोल ली हुई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपाउंड्स वो क्या हो जाएंगे, ए इंटू वन प्लस अल्फा हो जाएंगे। अब ए इंटू वन प्लस अल्फा कैसे आया, ये बिल्कुल वही चीज है जैसे हमने अभी बात नहीं की थी टोटल मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल हमने निकाले थे वन प्लस अल्फा। वन प्लस अल्फा कब थे, जब पीसीएल फाइव वन मोल हो, जब पीसीएल फाइव वन मोल हो तब टोटल मोल वन प्लस अल्फा है। लेकिन जब पीसीएल फाइव आपका ए मोल हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर वन प्लस अल्फा को ए से
मल्टीप्लाई कर लें। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि जब 1 था तो फिर 1 + अल्फा था, अब जब ए मोल है तो फिर टोटल मोल ए इंटू 1 + अल्फा हो जाएंगे। ठीक हो गए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके पहुंच चुके हैं। और अल्फा से क्या मुराद है, ये उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। फिर हम कहते हैं ये टोटल वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। जहर बात नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होता जाता है ना गैसेस का, और नंबर ऑफ मोल कम हो तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो कह रहे डेंसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सिस्टम। कि जो डेंसिटी है वो फिर मोल के इनवर्स हो जाएगी। क्यों? मोल ज्यादा हुए तो हमने कहा वॉल्यूम ज्यादा, जब मोल ज्यादा गैस के तो वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है D = M/V है। डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ ए यानी ए के भी फिर इसका मतलब डेंसिटी जो है वो ए के भी क्या आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। तो इसलिए हम लिखा डेंसिटी जो है वो आपके नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। ये है वो शुरू वाला। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो फिर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगी, 1/A × 1 + अल्फा बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, यानी D/DE कर लिया, इधर इस इक्वेशन को इस पे कर लिया तो ए से कट जाएगा, पीछे सिर्फ 1 + अल्फा हमारे पास बच जाएगा। अच्छा, इधर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इक्वलिटी में लाएंगे तो जो इसका कांस्टेंट है वही इसका कांस्टेंट होना है, और जब हमने डिवाइड करना है तो दोनों के कांस्टेंट कैंसिल हो जाने हैं। ये आंसर आपका यही आएगा। ठीक हो गए। तो आप इसको पहले इक्वालिटी में बदल के कोई कांस्टेंट रख के भी इसको कर सकते हैं, कांस्टेंट पहले शो कर लें और फिर डिवाइड करके कांस्टेंट्स को कैंसिल कर दें। हमने अल्फा निकालना है जी, तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा = D - DE/DE। तो इस इक्वेशन को यूज करके डेंसिटी की मेजरमेंट से ना डेंसिटी की वैल्यूज पुट करके भी हम डिसोसिएशन ऑफ PCl5 को फाइंड कर सकते। ठीक हो गया। ये सारी बातें हो गई वो उस रिएक्शन की जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज कर रहे थे। अब आगे है वो रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हो। उसकी एग्जांपल इसने दी है अमोनिया की, हैबर प्रोसेस की। ये देखें, इसमें रेक्टेंट के 4 मोल हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो टाइम 0 पे ये AB और ये 0, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तो ये A - x, ये B - 3x और ये 2x आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने बात की कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से मिलके इसके 2 मोल बना रहा है, उसी तरह इसके x मोल इसके 3x से मिलके इसके 2x बनाएंगे। ठीक है, तो 3x मिलेंगे, मिलने की वजह से वो 3x माइनस किए, इसके x मिलने से x माइनस किया, और इसके 2x बन रहे होंगे। इसका केसी का एक्सप्रेशन आप उसी पैटर्न पे निकालेंगे। तो अब जरा इसको देखें। अच्छा, पहले आप थ्योरेटिकली देखें तो मैं आपसे कहूँ प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे सर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, वॉल्यूम भी ज्यादा, प्रोडक्ट के मोल कम वॉल्यूम कम, तो प्रेशर बढ़ाने से ये आगे जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स को बढ़ जाना चाहिए, या वॉल्यूम को कम करेंगे तो एक्स को बढ़ जाना चाहिए। इधर वॉल्यूम कम हो रहा है। अब जरा इधर देखें कि एक्स और वी यहाँ साथ साथ लिखे हुए हैं, वी को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और एक्स और वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी आप जब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो एक्स आपका कम हो जाएगा, और जब आप वी को कम करेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि के सी तो कांस्टेंट है, उसने तो चेंज होना नहीं है। अगर मैं वी को बढ़ाता हूं तो एक्स को मुझे कम करना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई होके आंसर जो है उसका के सी के बराबर ही रह जाए। और अगर मैं v को कम करता हूं तो x को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई होके इस पूरी फैक्टर का आंसर जो है वो वहीं का वहीं रह जाए, के सी चेंज ना हो। ठीक हो गए। इसी तरह के पी की सेंस में लेंगे तो इसके पास इक्वेशन उसने निकाली है ये वाली, जो बता रही है कि ये प्रेशर है और ये एक्स से मुराद मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर, ये अब एक्स मोल फ्रैक्शन इसने किसके लिए है जी, ये आपके अमोनिया के ना प्रोडक्ट के एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है। तो उस एक्स की वैल्यू मोल फ्रैक्शन की सेंस में लिख रहा है। तो फिर प्रेशर आप देखेंगे तो यहाँ प्रेशर किधर ले आऊं तो ये ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आने का मतलब आमने सामने डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। प्रेशर कम करेंगे तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, एक तो इसने ये नया तरीका नया अंदाज से हमें बताने की कोशिश की है, आप ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और दूसरा सिंपल तरीका जो हमने पीछे किया था के पी के लिए ना, बिल्कुल वही वाला जैसे ये के सी के लिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ।
PCl5 के अंदर देखें ना, ये PCl5 वाला, वो वाला, उसमें आपने Kp का निकाला था, कैसे था कि पार्शियल प्रेशर की इक्वेशंस निकाली थी, उसकी वैल्यूज पुट की थी, और उसको सॉल्व किया तो Kp का एक्सप्रेशन जिसने बता दिया कि P और X एक दूसरे के क्या रिलेशनशिप था। ठीक है, यहाँ उसने बताया था इनवर्सली। इसी तरह उसी पैटर्न पे आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं कि आप ये जो इसने Kp का और अंदाज लिया है, इसकी बजाय आप डायरेक्ट वही वाली इक्वेशन Kp की डायरेक्ट लें, उनके वो पार्शियल प्रेशर सारे वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, जो सिंपल आंसर आपके पास आएगा वो बिल्कुल इसी शेप में आ जाएगा, थोड़ा ही बहुत चेंजेस के साथ। ठीक हो गया, तो वो उसमें आपके पास जो फैक्ट आएगा इसी तरह, एक्स और पी जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक हो गए। अब वो एक्सप्रेशन आपका, ये वाला एक्सप्रेशन उसने कैसे बनाया है, वो तो आप कर लेंगे ना, वो तो सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और वो सिंपलीफाई होके जो कैंसिल होंगे वो होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। और फाइनल हमने उसे बताना है कि एक्स और पी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे उसने क्या किया है जी, इसको मैं समझाने के लिए ना यहाँ पे एक मैंने ड्रा किया है। सपोज करें कि अमोनिया की जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स है। अब इक्वेशन तो ये थी ना कि हमें पता कि जितने भी मोल फ्रैक्शन हो सबको जमा कर लिया जाए तो आंसर 1 आता है। अब N2 की मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन, अमोनिया की मोल फ्रैक्शन जमा की तो आंसर 1 आना चाहिए। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अमोनिया की तो मैंने एक्स रख ली है। ठीक हो गया, तो फिर आप कहेंगे कि सर इसका मतलब इन दोनों की जमा करें तो वो आ गई 1 - x। अब इसमें नाइट्रोजन क्या होगी, आप कहेंगे सर इस टोटल का कितनवा हिस्सा, नाइट्रोजन का चौथा हिस्सा ना, तीन तीन हिस्से हाइड्रोजन के हैं, एक हिस्सा नाइट्रोजन का, तो 3 × 1 = 4 हो गए। तो नाइट्रोजन का चौथा हिस्सा है और हाइड्रोजन का 4 में से 3 हिस्से, यानी 3/4 हो जाएगा किसका, 1 - x का। 1 - x का 1/4 हिस्सा नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन है, 1/x का 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन है। तो ये वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे वहां पे, यानी ये पार्शियल प्रेशर जो ले रहा है ना उसकी जगह यही वाली, ये वाली मोल फ्रैक्शन के साथ वाली वैल्यूज वही पुट कर ली। ये मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर के। मोल फ्रैक्शन क्या थी वो हमने ये जो निकाली वो पुट कर ली, टोटल प्रेशर 7। वैसे इसी तरह हाइड्रोजन का, अमोनिया के निकालेंगे तो ये इनकी वैल्यूज इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो ये आंसर। और उसमें पी और एक्स जो है वो एक दूसरे के, इन अब ये लिखन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया लेते हैं तो वो पी के डायरेक्टली है, नंबर ऑफ मोल अमोनिया ले लें तो पी के डायरेक्टली है, ये एक्स अमाउंट अगर आप रख के आते हैं अमोनिया की तो वो भी पी के डायरेक्टली है कि प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया ने ज्यादा ही बनना है, उसकी नंबर ऑफ मोल देखेंगे तो वो भी बढ़ेगा। एक्स अगर उसको सिंबल दे देते हैं उसके मोल को तो वो भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन का नाम दे देते हैं तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि उसके मोल बढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गए, तो ये वाला पॉइंट आपका ये वाला क्लियर हो गया जी, इफेक्ट ऑफ Kp वाला। उसके बाद है ने एग्जांपल है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। इसमें भी प्रोडक्ट के मोल जो है वो ज्यादा है रेक्टेंट की निस्बत से ना, रेक्टेंट इसमें एक है और प्रोडक्ट इसमें ज्यादा है, वो बिल्कुल PCl5 वाली बात ही हो जाती है ना, कि इसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे कोई इतना खास फर्क नहीं है कि शुरू में ये 1 था तो 0, फिर अगर इसकी डिसोसिएशन अल्फा है तो ये 1 - अल्फा, और ये 2 अल्फा, 2 है ना यहाँ पे तो 2 अल्फा आ गया। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 1 + अल्फा। फिर मोल फ्रैक्शन दोनों की अलग अलग निकाल ली, पार्शियल प्रेशर में उनकी वैल्यूज ये आ गई, Kp में उनकी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो आंसर ये निकला जो बता रहा है। इसमें अब डिनोमिनेटर में अल्फा को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम वो निगलेक्ट कर देते हैं तो भी हम बता सकते हैं, या उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं जैसे इसने सॉल्व किया आगे। अगर नेग्लेक्ट कर दें इसको तो बहुत छोटा है जी, तो निगलेक्ट कर दें, निगलेक्ट करने में बाद आप देखेंगे कि अल्फा और पी एक दूसरे के इन पी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा और पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इससे ये नजर नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी दूसरी शक्ल निकाल रहे हैं वो क्या, कि के पी ओवर पी कर लिए, पी को इधर आके डिवाइड कर दिया ये फैक्टर, इसमें इसको उल्टा दिया पी ओवर के पी दोनों साइडों को, वहां से 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर अल्फा स्केयर को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और फिर आपके पास -1 इधर आके प्लस हो गया 1/अल्फा स्केयर, और अल्फा स्केयर किया तो इसको उल्टा दिया। ठीक हो गया, अल्फा स्केयर ऊपर आ गया वो भी नीचे से ऊपर हो गए। ठीक है, और अल्फा निकालना था तो अंडर रूट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पी नीचे और अल्फा ऊपर है, अल्फा और पी एक दूसरे के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये वाला पॉइंट जैसे इसने किया है, ऐसे बताना चाहें तब भी ठीक है, या यहीं पे आप सिर्फ बता दें कि ये फैक्टर बता रहा है कि अब अल्फा स्केयर को हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है, नेग्लेक्ट कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, पीछे सिर्फ यही रह जाएगा अल्फा स्केयर और पी। उसको आमने सामने रखेंगे तो अल्फा जो है वो पी अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, पी इधर जाएगा ना तो नीचे होगा, और जब आप अंडर रूट लेंगे तो अल्फा का स्केयर खत्म हो जाएगा और पी का अंडर रूट आ जाएगा, तो अल्फा पी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वही बात इसने यहाँ इस अंदाज से भी बताई है, तो वो भी आप लिख सकते हैं और उसको भी वैसे मेंशन किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये बातें तो होगी, हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि किसी में मोल कम हो रहे हैं, किसी में ज्यादा, किसी में बराबर, तो उनका के सी कैसे होगा, के पी कैसे होगा, और प्रेशर वॉल्यूम के फैक्टर कैसे उनकी प्रोडक्ट की अमाउंट्स को चेंज कर रहे हैं। ये हो गए पॉइंट ना, एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना ये हो सकता है। अच्छा, अगला एग्जांपल है एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। अब हम बात करें कि गैसीय सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मौजूद है, हमने उसके अंदर एक इनर्ट गैस ऐड की है जिसका रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसने जाके वो क्या करना है, उसने सिर्फ वहां जाके नंबर ऑफ मोल को बढ़ा देना है, चेंज कर देना है, या प्रेशर ऑफ द गैस मालिक्यूल उसको उसने चेंज कर देना है, बस ये उसका काम है, और उसमें चेंज कोई नहीं वो कर रहा। ठीक हो गई। तो ये अब वो कैसे चेंज करेगा और किस किस को टाइप के रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करती है ना, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में पॉइंट हो सकता है। अच्छा, पहला पॉइंट से लेके इनर्ट गैस विच हैज नो रिलेशन टू द रिएक्शन, रिएक्शन में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है हो गया। लेकिन जब इसको ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट टू न्यू पोजीशन, नई पोजीशन पे जा सकती है। क्यों कि एडेड इनर्ट गैस ने क्या किया, इंक्रीजेस द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को बदल दिया। अब प्रेशर के चेंज करने से फिर सिस्टम जो है वो उस तरफ मूव कर जाएगा जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल कम होंगे। ठीक हो गया। अब उसको इसने एक्सप्लेन किया एग्जांपल लेके, जैसे ये एक जनरल रिएक्शन है जिसकी के पी ये है, और अगर आप पी आई लें तो एक्स आई पी, इसी तरह पी ए पी बी और पी सी डी इनकी वैल्यूज ले, तो मेरे पास ये मोल फ्रैक्शन के पी ये था ना, तो मोल फ्रैक्शन की सेंस में पी की पावर डेल्टा एन आ जाती है, और अगर एक्स आई इज इक्वल टू एन आई ओवर एन पुट करूं तो नंबर ऑफ मोल की सेंस में ये रिलेशनशिप मेरे पास आ जाता है। ये बाकी आप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं ना कि के पी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इंटू पी ओवर एन की पावर डेल्टा एन की। उसी को उसने एक किस्म का दोबारा ड्राइव किया जो हमने शुरू में जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात की थी रिलेशन उनके आपस में, तो उस वक्त हमने ये ड्राइव किए थे। यहाँ पे दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट के पी इसके बराबर है जी, और अगर नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर के पी जो है वो इस तरह के एन के साथ उसका ये रिलेशनशिप बन जाता है। अब इसको आपने सामने रखना है और उसी की बेस में हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम कहते हैं जी के पी तो कांस्टेंट है, के एन भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब पी ओवर एन आपके पास है, पी ओवर एन का फैक्टर है, ये अब चेंज हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इसने चेंज इस तरह होना है, चेंज ऐसे होना है कि भाई जो कांस्टेंट है के पी जैसे उसमें फर्क ना पड़े। ठीक हो गया। अब वो कैसे कह रहे हैं, अब ये इसमें P से मुराद क्या है, प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, और N से मुराद टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सारे जो मौजूद है उसमें, इनर्ट गैस जो आपने ऐड की उसके मोल भी शामिल है, और पहले से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद है उनके मोल भी शामिल है। और कह रहे एक केस तो ये है आपके पास कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल हों बराबर, यानी डेल्टा एन जीरो हो जाए। अगर जीरो है तो डेल्टा एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो के पी और के एन बराबर आ जाएंगे। यानी यहाँ पे आपका इनर्ट गैस का ऐड करना रिएक्शन को किसी लिहाज से भी चेंज नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गए। अब दूसरा पॉइंट जी, on those reactions where there is no change in number of mole, the addition of inert gas to an equilibrium system cannot affect the position of equilibrium। ये बात हमने पहले कर ली कि जहाँ नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएंगे तो वहां इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आपके क्या हुए,
इंक्रीज हो गए, इसका मतलब ये प्रेशर ज्यादा हो गया। लेकिन चूंकि एन भी बढ़ गया है, पी भी बढ़ गया है, दोनों की रेशो वही की वही रही है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे असर नहीं हुआ। ठीक हो गई। और जब आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं टू एन इक्विलिब्रेटेड सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं किसी भी हवाले से ना, तो अब उससे अब यहाँ पे ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू जीरो थी ना, उस पे तो प्रेशर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो, कोई असर नहीं होना। एन इंक्रीज हो डिक्रीज हो, कोई असर नहीं होना उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये पहला पॉइंट यही था। अब ये दूसरा और तीसरा पॉइंट बता रहा है उनके बारे में कि जिनके डेल्टा एन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो पी ओवर एन का फैक्टर वहां पे मौजूद रहता है या अपना असर शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, वॉल्यूम को चेंज ना होने दें, ठीक हो गया, फिर जब आप उसमें नंबर ऑफ इनर्ट गैस जब ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, एन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और जाहिर बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हुए, वॉल्यूम तो चूंकि आपने बदलने नहीं दिया, तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों का आंसर रेशो वही की वही रह जाएगी और आपकी इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही काम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तो अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल तो ज्यादा हो गए, एन की वैल्यू तो बढ़ गई, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो, नंबर ऑफ मोल ज्यादा हुआ है तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एन आपने बढ़ा दिया और पी साथ ही पी क्या हो गया, कम हो गया, नीचे वाली वैल्यू बढ़ के आंसर को छोटा कर रही है इस रेशो को, और पी भी छोटा हो गया इस रेशो को और छोटा बना रहा है। तो इसका मतलब पी ओवर एन वाला जो फैक्टर आपका है, ये उसने लिखा ना कि हैंस द फर्स्ट फैक्टर ऑन द राइट हैंड साइड इक्वेशन विल आइदर, वो या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा डिपेंडिंग वेदर डेल्टा एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी पी ओवर एन की वैल्यू ये तो समझ आ गई कि ये कम हो रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर पावर जो है वो प्लस वाली है तो ये वाकई कम हो रही है, और माइनस वाली है तो फिर उसका उल्ट हो जाना है। देखो, क्योंकि जो चीज छोटी हो रही हो, जब उसकी पावर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, और जो चीज छोटी हो रही हो लेकिन उसकी पावर माइनस में हो तो वो उल्ट हो जाता है, वो एक एक किस्म का बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वही बात कर रहा है कि पी ओवर एन तो आपका डिक्रीज हो गया। अब अगली बात हम ये देखेंगे कि ये डिक्रीज है ये इंक्रीज है, ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब उसने कहा कि अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब पी ओवर एन डिक्रीज ही करता जा रहा है, और डिक्रीज करने का मतलब ये है कि के पी तो कांस्टेंट रहना चाहिए था। ठीक हो गए। तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर ये वाला फैक्टर डिक्रीज कर रहा है तो के एन को फिर इंक्रीज होना पड़ेगा, ताकि इसका मल्टीप्लाई होके जो आंसर है वो के पी के बराबर ही रह जाए। और अगर ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो फिर के एन को डिक्रीज होना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई होके आंसर के पी के बराबर ही रह जाए। ठीक हो गई। तो ये वाला पॉइंट इसने यहाँ मेंशन किया है जी, इनर्ट गैस की एडिशन के हवाले से। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अच्छा, ये सारी हमारी डिस्कशन हो गई जी होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के हवाले से ना। एक जो हमने गैसेस की बात की है कि नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सेम हो या प्रोडक्ट के ये वो बढ़ रहे ज्यादा हो या प्रोडक्ट के कम हो, तो उसके हवाले से के सी क्या होगा, के पी क्या होगा, या डिसोसिएशन हो रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी और वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले जो पॉइंट्स है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से ना, अक्सर ये पूछे हुए होते हैं। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, कि जिसमें एक से ज्यादा फेजेस इन्वॉल्व हो, उन पे ये कैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे और कैसे हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह वाली बात करेंगे। उसमें पहली एग्जांपल वो ले रहा है डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, डिसोसिएट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना देता है और CO2 गैस बना देती। अब इसमें हमारे पास गैस सिर्फ CO2 है, बाकी दोनों क्या है, सॉलिड है। तो अब हम इसकी जब जब लेंगे डिसोसिएशन, इसकी डीकम्पोजिशन का कांस्टेंट, तो वो इन प्रोडक्ट की एक्टिविटी ओवर रिएक्टेंट की एक्टिविटी। अब हम कहते हैं जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक्टिविटीज हम 1 लेते हैं, यानी मैक्सिमम होती है। जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक्टिविटी हम
वन ले रहे होते हैं, क्योंकि वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, रिएक्शन भी फास्ट कर रहे होते हैं, सारे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब वो किसी सोल्यूशन में मिक्सअप होते हैं तो फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, आगे पीछे मूव कर जाते हैं, उसमें फिर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के चांसेस जो है ना, उसमें फिर एक्टिविटी उनकी कम होने के चांसेस होते हैं, कि सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, या सारे हो, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस की जो एक्टिविटी है वो तो वन रख लें। ठीक हो गया, तो के ए, ये यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी वन हो गया, कार्बन तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भी से बचेगी। तो आप कहेंगे सर इस रिएक्शन की जो एक्टिविटी का कांस्टेंट है वो CO2 की एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। आप CO2 की एक्टिविटी को मेजर कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा इसका रिएक्शन की डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन कितनी तेजी से हो रही है। अच्छा, अब CO2 चूंकि गैस है तो उसको मैं पार्शियल प्रेशर की सेंस में मेंशन कर सकता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर की सेंस में ले आऊंगा तो फिर ये Kp बन जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी CO2 गैस जो है उसकी हम जो पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लें, तो उससे हम इस रिएक्शन की Kp का अंदाजा या प्रोडक्ट फॉर्मेशन वगैरह का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल उसने लिया है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये डिसोसिएट हो तो अमोनिया और H2S में मूव करता है। अब इसमें एक सॉलिड है और दो इसमें प्रोडक्ट जो है, दोनों गैसेज है। ठीक होगा। अब इसको भी पहले एक्टिविटी की शक्ल में लिखा, फिर सॉलिड की एक्टिविटी वन रख ली, और पीछे सिर्फ दोनों गैसेस की एक्टिविटीज रह गई। इसको भी हम पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया तो Kp इसके बराबर आ गया। और अगर हम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ले लें, तो चूंकि दोनों के नंबर मोल है बराबर, गैसेस है ना, दोनों के प्रोडक्ट में देखें, उसका भी एक मोल है, उसका भी एक मोल है, तो जितना भी टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर का अमोनिया का जो प्रेशर होगा वो आधा होगा, और एस्टोस का भी उस टोटल का आधा होगा। तो मैं P/2 पुट कर सकता हूँ दोनों की जगह, तो पुट करेंगे तो P² 4 आ जाएगा। तो कह रहे इस तरह हम टोटल प्रेशर, ये P से बड़ा टोटल प्रेशर है, और Kp तो कांस्टेंट रहता है आपका, तो इज इक्वल टू P²4 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आप उस रिएक्शन का टोटल प्रेशर निकालते जाएं तो उससे आपको Kp की वैल्यू पता चलती जाएगी, और Kp से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कितना तेजी से मूव कर रहा है, या प्रोडक्ट में जाने की इसकी सलाहियत कितनी है। ठीक हो गई। तीसरी एग्जांपल इसने दी है अमोनियम कार्बामेट की, जिसमें रिएक्टेंट सॉलिड और दोनों प्रोडक्ट जो है वो गैसेज हैं, लेकिन यहाँ दोनों के मोल्स बराबर नहीं है, डिफरेंट है। तो इसमें भी आप सॉलिड को माइनस कर लें, बाकी सिर्फ एक्टिविटी ले लें, उनको पार्शियल प्रेशर की सेंस में ले लें, तो वो पावर 2 है ए की, और ए की पावर 1 है। और जब आप इसको पार्शियल प्रेशर को लेके आएंगे मोल फ्रैक्शन की सेंस में, तो देखें ना, टोटल मोल तो 3 है ना, दो इसके और एक CO2 का, टोटल 3 है। 3 में से दो अमोनिया के और एक CO2 का, तो 2/3 हिस्सा अमोनिया का हो गया टोटल प्रेशर में से, और 1/3 हिस्सा टोटल प्रेशर में से CO2 का हो गया। तो ये इनकी वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर लें तो ये आपके पास Kp का एक्सप्रेशन आ जाता है, जो हमें यानी हम टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू यूज करके हम Kp जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस रिएक्शन का। ठीक होगा। तो यहां तक ये डिस्कशन हमारी आ जाती है जी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पे आप कैसे मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को अप्लाई करेंगे।